नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों की कई इकाइयां जैम के माध्यम से अब करती हैं खरीद। किसानों को मिलेगा लाभ। देश की तमाम सहकारिता समितियों से जैम पर पंजीकरण करने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का किया शिलान्यास। कहा, खेती को उन्नत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है काम। कृषि क्षेत्र को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का इस तरफ उन्मुख होना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इस परियोजना में सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल होगा उत्पन्न। लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे और पराली का उपयोग करके एक नया अध्याय होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा, बिजली संशोधन विधेयक पर विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। बिल में किसान संबंधित नहीं है कोई प्रावधान। किसानों को जितना सब्सिडी मिलता है वो मिलता रहेगा। अगर कोई राज्य सब्सिडी देना चाहे तो दे सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 साल हुए पूरे। 9 अगस्त 2019 को शुरू हुई योजना से देश भर में करीब 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हो रहे हैं लाभान्वित। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौके पर उपस्थित रहे। जैम पोर्टल को करीब 6 वर्ष पहले शुरू किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने और आसान बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था। इस पोर्टल का पूरा नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये एक ऑनलाइन मार्केट है जिससे कोई भी इंसान घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ व्यापार कर सकता है। सहकारी समितियों को इस पोर्टल से जोड़ने से देश के किसानों को काफी मदद मिल सकेगी। अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपूर्ति क्षेत्र में सहकारिता समितियों का योगदान आज से और ज्यादा बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की कई इकाइयां जैम के माध्यम से ये खरीद करती हैं। ऐसे में किसानों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने देश की तमाम सहकारिता समितियों से जैम पर पंजीकरण करने का आह्वान किया। एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जैम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जैम पर है। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जैम के माध्यम से ही अब खरीदी करती है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां जैम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जैम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकारी खरीद को पारदर्शी करते हुए जैम पोर्टल ने लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के MSME सेक्टर और स्टार्टअप के कारोबारी भी जैम पोर्टल से जुड़ रहे हैं। सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने का काम किया और आज आप सबको शेयर करते हुए बड़ा आनंद आता है कि लगभग 2,80,000 करोड़ का व्यापार जैम पोर्टल पर गत 6 वर्षों में हो चुका है। पिछले वर्ष तो अकेले 1,05,000 करोड़ का व्यापार हुआ और इस वर्ष का लक्ष्य शुरुआत में जो 2 लाख करोड़ रखा था, पर आप सबकी मेहरबानी से, आप सबके जुड़ने से अब लगता है कि लक्ष्य को भी पुनः विचार करके बढ़ाना पड़ेगा। 45 लाख से अधिक छोटे बड़े यूनिट्स MSME पे रजिस्टर है, जिसमें से
7,80,000 तो MSME क्षेत्र के, कई महिला उद्योजक भी इसके साथ जुड़ी हुई है। स्टार्टअप क्षेत्र के बहुत सारे छोटे बड़े इकाइयां इसके साथ जुड़े हुए हैं। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि खेती को उन्नत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चौतरफा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में कृषि क्षेत्र को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का इस तरफ उन्मुख होना जरूरी है। तोमर ने कहा कि चंदौली क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये सेंटर राज्य सरकार के प्रयत्नों का प्रतिफल है। इसकी स्थापना जिले के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही आसपास के जिलों और बिहार बॉर्डर के जिलों में भी ये कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। खेती बाड़ी के जरिए तरक्की करने के तमाम नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि खेती के आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग करके किसान बेहतर उपज हासिल कर सकेंगे। तोमर ने कहा कि कृषि निरंतर आगे बढ़े व उत्पादन की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुसार हो, इस दिशा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ना है। खेती के प्रति भविष्य की पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए खेती को परमार्जित करना होगा। महंगी फसलों की ओर जाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, FAO का लाभ उठाना और नेचुरल फार्मिंग व ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने पर हम सभी को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा सब मिलकर अपनी प्राथमिकता और दायित्व को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है। ये ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रयास के अनुरूप है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2G एथेनॉल संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में वार्षिक तौर पर लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न होगा और ये लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे और पराली का उपयोग करके एक नया अध्याय शुरू करेगी। परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में भी मदद मिलेगी। बिजली संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा कि विपक्ष ने या तो बिल पढ़ा ही नहीं है या समझने के बाद भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें किसान संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। किसान को जितना सब्सिडी मिलता है वो मिलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई राज्य और सब्सिडी भी देना चाहे तो दे सकता है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब विरोध करने का जो पॉइंट उठाया उससे 2 ही 3 बातें स्पष्ट होती हैं। या तो वो बिल पढ़ करके नहीं आए थे, या पढ़े थे तो समझे नहीं थे, या पढ़ करके समझ करके भी वो गलत बयानी कर रहे थे। यही तीन में से एक होगा। उनका कहना था कि हाँ साहब, किसान से संबंधित इस बिल में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। किसान को जितना सब्सिडी मिलता है वो मिलता रहेगा, उसका कोई कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार और सब्सिडी देना चाहे तो दे सकती है। इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल में किसान से संबंधित कोई प्रावधान है ही नहीं। जो सब्सिडी मिलता है मिलता रहेगा। राज्य सरकार चाहे बढ़ा सकते हैं। हम भी किसान को सब्सिडी दे रहे हैं कुसुम में, तो किसान तो ये चाहते थे सिर्फ झूठा शगुफा उठाते। अरे साहब, झूठा शगुफा तो मत उठाओ भाई, हाँ, गलत बयानी तो मत करो। दूसरा उनका कहना था कि साहब ये आप ये क्या नाम है, बिजली क्षेत्र को कंपटीशन के लिए खोल रहे तो पहले से 2003 का प्रावधान है भाई, हम अभी नहीं ला रहे। वो तो पहले से पढ़े भी नहीं। वो इस बिल में सब्सिडी कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है देती रहेंगी। अगर सब्सिडी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, पूरा सब्सिडी देना है, पूरा करना है कर सकते हैं। इसमें उससे संबंध में कोई प्रावधान नहीं। खाली एक चीज है कि कहीं कहीं पर कुछ कंपनियां क्या करती थी कि क्रॉस सब्सिडी ज्यादा कलेक्ट कर ली, अपने पास रख ली, अब वो नहीं रख पाएंगे। उनको ज्यादा जो क्रॉस सब्सिडी कलेक्ट की, वो जो गरीब क्षेत्र है जहां पर कि लोगों को सब्सिडी मिला वहां देना होगा। इसका प्रावधान है और कोई प्रावधान नहीं। आप जितना सब्सिडी देते हैं देते रहिए, और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रयोग के रूप में इसे प्रारंभ किया। 3 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रयोग ने बुलंदियों का सफर तय कर लिया है। योजना से करीब 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को देश के विभिन्न हिस्से में राशन का लाभ मिला है। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
9 अगस्त 2019 4 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड पर मोहर लगी थी। ये एक प्रयोग था जो देश की एक बड़ी आबादी के खाद्य आपूर्ति से जुड़ा था। योजना ने साल दर साल सफलता के परचम लहराए और साल 2022 तक आते आते इसने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच बनाई। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि योजना से लगभग 80 करोड़ सत्यापित परिवारों को सीधा लाभ मिला है। औसतन प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। खासकर कोविड के दौर में ये योजना प्रवासी भारतीयों के लिए वरदान साबित हुई। योजना की शुरुआत से अब तक करीब 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। 144 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण हुआ है। 43,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट होता है लोगों का, उन सबको कवर किया गया है और करीब करीब 60% लोग जो हैं वो NFSA के बेनिफिशरीज हैं और करीब 40% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बेनिफिशरीज हैं। और अगर पर डे के हिसाब से आप देखें तो करीब 3.5 करोड़ पर मंथ ट्रांजैक्शन जो है वो पोर्टेबल हो रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य गए लोगों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हुई है। प्रेमलता सालों पहले गोरखपुर जिले के अपने पैतृक गांव छोड़ दिल्ली आ गए। दिल्ली में तंग हाथों को मजदूरी तो मिल गई, लेकिन राशन छूटने की फिक्र सताती रही। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आने से प्रेमलता की जिंदगी बदल गई। फायदा ये मिल रहा है कि दिल्ली में है तो किराया लगा के जाना नहीं पड़ता और अपना समय भी नुकसान नहीं होती। नहीं तो 2 दिन आना 2 दिन जाना हो जाता। गांव से राशन लेके आती, ये तो फायदा ही है ना। यहाँ से तो थोड़ी दूर है राशन, थोड़ी देर छुट्टी मारे तो आ गए राशन लेने। मंजूर आलम ने साल 2001 में बिहार के दरभंगा जिले में राशन कार्ड बनाया था। दिल्ली आए तो मन में राशन छूटने की चिंता लिए आए, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से न राशन छूटा न ही रोजगार। पहले जो है हमें जाना पड़ता था गांव, तो गाड़ी किराया लगता था, समय भी खराब होता था और दूसरी मरतबा हमारा दिहाड़ी भी मारा जाता था। यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो हमारे दिहाड़ी भी बचते हैं और मेरा जो है फायदा भी, समय का भी बचत है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी हुई। लोगों ने जहां आशियाना तलाशा वहीं राशन की दुकानें खोज ली। अब हाथ में राशन भी है और परदेश की कमाई भी। वन नेशन वन राशन कार्ड का सीधा फायदा यह है कि आप अपने राशन कार्ड पर किसी दूसरे राज्य में भी राशन उठा सकते हैं और इसका फायदा उन गरीब मजदूरों को मिला है जो अपने घर छोड़कर परदेश कमाने जाते हैं और वहां राशन का लाभ उठाते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि देश में लंपी रोग से प्रभावित 5 राज्यों में से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने लंपी रोग से संक्रमित गायों को आइसोलेट करने के साथ साथ उनका दूध ना पीने की भी सलाह दी है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। राजस्थान में लंपी डिजीज के कारण गायों पर खतरा मंडरा रहा है। गायों में फैले इस संक्रामक बीमारी को लेकर केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि देश में 5 राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार में लंपी डिजीज का असर है। उनमें राजस्थान अग्रणी है। उन्होंने कहा कि लोगों को संक्रमित गायों का दूध पीने से बचना चाहिए। हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी दिया है कि कोरोना की तरह इस लंपी वायरस से जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको यदि आइसोलेट किया जाए तो उसका स्प्रेडिंग में इफेक्ट हो सकता है। पशुपालन वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के वायरस जनित रोग के बचाव के लिए किसान चिकित्सकों द्वारा दी जा रही एडवाइजरी का पालन करें। राजस्थान के लगभग आधे जिलों में पशु विज्ञान केंद्र खोल दिए गए हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है और ये सीधे के सीधे लगभग 10 लाख किसानों से व्हाट्सएप से और अन्य माध्यमों से जुड़े हुए हैं। तो किसानों को जिलों में तकनीक उपलब्ध हो रही है, उन्हें सहायता मिल रही है, उन्हें पशुधन उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, रोगों की रोकथाम कैसे की जाए और यहाँ तक कि प्रशिक्षण भी उन्हें जिलों में ही दिया जा रहा है। लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पशुओं को टीका लगाने को लेकर प्रभावित
पशु को अन्य पशुओं से अलग आइसोलेट करने की सलाह दे रहे हैं। ये जो बीमारी फैलती है, क्योंकि इसका जो वायरस है वो सलाइवा के थ्रू भी निकलता है, ये नेजल सिक्रेशन के थ्रू भी निकलता है, तो इसलिए हमें जो बीमार पशु हैं उनको हटाना पड़े, ताकि जो चारा खाने की जगह है पशुओं की वो उसमें बीमार जानवर और जो हेल्दी हैं वो एक साथ ना खाएं, पानी वो एक साथ ना पिएं, और जो मक्खी है मच्छर है उनको हम किस प्रकार से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की वायरल बीमारी से बचाव के लिए किसानों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। राजूवास के अंतर्गत जो बीकानेर में वेटनरी कॉलेज है, ये एक चिकित्सा सुविधाओं के मामले में हमारे यहाँ बहुत ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और काफ़ी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो चिकित्सा पद्धतियां हैं और जिस प्रकार से विज्ञान का उत्थान हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है, तो जो भी डेवलपमेंट है उन सबका सदुपयोग हम लोग पशुओं के लिए भी कर रहे हैं। राजूवास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक घर घर जाकर इस वायरस जनित रोग के संक्रमण को पशुओं में फैलने से बचाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे जो पशु विज्ञान केंद्र हैं वो पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो लंपी स्किन डिजीज है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सावधानी के रूप में पशुपालक क्या करे, वो हम उनको विभिन्न प्रसार गतिविधियों के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ट्रेनिंगों के माध्यम से हम हमारे पशुपालकों को पहुँचा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के तकरीबन 16 जिलों में लंपी पॉक्स बीमारी का प्रभाव है। 12 जिलों में स्ट्रेन कमजोर हुआ है। राजस्थान इस बीमारी के मामले में नंबर 1 है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सहयोग के लिए 9 करोड़ की सहयोग राशि जारी की है। कोरोना वायरस की तरह लंपी पॉक्स भी एक बीमारी है। इसको लेकर किसानों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है और प्रारंभिक तौर पर जो पशु इससे पीड़ित है या प्रभावित है उसको आइसोलेट करें और देसी काढ़ा देकर भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने से पशुओं में इस बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने व प्रसार से बचने का उपाय बनाया जा सकता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, बीकानेर। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 8 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्रीमार्केट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 1700 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 50 रुपए बढ़कर 2250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव पर नजर डालें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2050 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 2060 रुपए हो गया। वहीं राज्य की मैनपुरी मंडी में 8 अगस्त को मक्का का भाव 20 रुपए टूटकर 2020 रुपए से 2000 रुपए हो गया। वहीं कन्नौज मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 6 और 8 अगस्त को मक्का 2100 रुपए पर टिकी रही, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में सोमवार को मक्का का कारोबार 2100 रुपए पर हुआ। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से
प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। साथ ही कुछ मंडियों में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। बात इसकी आवक की करें तो 8 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 6 अगस्त को अरहर का भाव था 5,975 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए टूटकर 5,850 रुपए पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान अरहर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 6 और 8 अगस्त को अरहर का भाव रहा 11,600 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 6 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,600 रुपए, जो कि 8 अगस्त को भी 6,600 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की महोबा मंडी में 6 अगस्त को अरहर की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 8 अगस्त को यहाँ इसका भाव 20 रुपए की तेजी के बाद 5,820 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में धान के खेत की देखभाल करें, धान के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहे। जम्मू कश्मीर में हल्दी के खेत में निराई कर ले। अभी ब्रोकली की रुपाई करें, वहीं मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की बुआई का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में मूंग की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई कर ले। इसके अलावा मक्के की बुआई के लिए समय उचित है। मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही धान के खेत में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। यही फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में टमाटर की तुड़ाई कर ले। किसान लाल मिर्च के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर ले। उत्तराखंड में मूली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। इसी तरह गाजर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं शलगम के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में 18 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में भाजपा के 9 नेता और एकनाथ शिंदे खेमे के 9 नेता शामिल हैं। बीती 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं सियासी बवाल को देखते हुए अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि राज्य में कभी भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये अभियान यहां 20 लाख परिवारों तक पहुंचेगा और अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम एट 75 कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी सभागार में आयोजित इस रंगारंग शाम में प्रसार भारती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने भी शिरकत की। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।